Hello, in this video we will be doing some detailed discussion of important news and we'll analyze how we can use them in our answer writing. So the first news is about deepfake, and we can relate this news to the our syllabus of GS1, that is challenges faced by women, and GS3, that is emerging technologies and challenges posed by them. अब इस आर्टिकल में जो बताया गया है वो है कि डीप फेक कैसे वुमेन को मैन से ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसमें पहली चीज़ तो क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, जो कि अभी तक भी होता आ रहा है, और वो अगर ऐसे इंसिडेंट होंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे अभी के वीडियो में जो मोर्फ्ड फेस करके वीडियो डाली गई थी जिसके कारण वो वायरल हो गया था, ऐसे में उस एक्ट्रेस ने ट्वीट करके बताया भी कि कैसे अगर यही इंसिडेंट उसके बचपन में हुआ होता तो उसके ऊपर कितना गंदा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता था। अब सेकंड थिंग इसमें ये बताया गया है कि जैसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक, फिजिकल एंड अदर साइकोलॉजिकल हार्म भी पोजेज करते हैं वुमेन पे। अगर ऐसा कोई भी वीडियो वुमेन का अपलोड हुआ तो वो उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे बाहर जाने से पहले कि अगर मैं बाहर गई हूँ, मेरा कोई और ऐसे किसी ने वीडियो बना लिया है, या फिर कोई भी वीडियो में मेरी फ़ोटो अपलोड कर दी है, कहीं भी कैसे भी अगर उनका वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पे आता है तो वो उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर वो उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा तो उससे उनका इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन है ना, इकोनॉमिक में जो पार्टिसिपेशन है वो भी डिक्लाइन हो जाएगा। इससे अगर वो इकोनॉमी में कोई वुमेन है जो जॉब कर रहे थे, अगर उनकी जॉब लॉस होगी तो डेफिनेटली उसका उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और यही चीज़ इन्होंने इस आर्टिकल में बताई है कि कैसे ऐसे इंसिडेंट उनको वुमेन्स को उनकी राइट से डिप्राइव कर देते हैं, उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल नेचर है, तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये उनके साथ गलत हुआ है या फिर हमें इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। उस लोग क्या करेंगे, वुमेन को ही दोष देंगे और उन्हीं को ही बोलेंगे कि ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, या तुमने ऐसा ध्यान नहीं रखा, तो तुम अब घर में रहो, बाहर नहीं जाना है। अब ऐसे ही एक इसमें है ना, जो ये वाला पूरा पैराग्राफ है, इसमें एक रिसर्च बाय IT4 चेंज ने एक रिसर्च की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें उन्होंने बोला है कि जिन वुमेन को उन्होंने सर्वे किया उनमें से वन थर्ड ऑफ वुमेन सर्वेड रिपोर्टेड दैट दे हैड फेस्ड हैरेसमेंट। वन थर्ड ऑफ वुमेन ने हैरेसमेंट, अब्यूज़ और अनवांटेड बिहेवियर ऑनलाइन फेस किया है। 1/3 ऑफ वुमेन ने, एंड 2/5 ऑफ न्यू वुमेन इन देयर सर्किल हु हैड सिमिलर एक्सपीरियंस। जो ये 1/3 थी जिन्होंने कुछ टाइप का हैरेसमेंट फेस किया है, उसी के रिलेटिव या उनके नॉन जो वुमेन है 2/5 उन्होंने भी सिमिलर कोई ना कोई एक्सपीरियंस फेस किया है। एंड 90% ऑफ द रेस्पोंडेंट हु हैव दे फेस हरासमेंट रिपोर्ट हैविंग फेस्ड इट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। अब ये कहना चाह रहा है कि जो 1/3 वुमेन है जिन्होंने हैरेसमेंट फेस किया है, उनमें से 90% वुमेन ने ये मल्टीपल टाइम फेस किया है। अब ये वाली जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट को हम नोट डाउन कर लेंगे और इसको आप कोई भी जो भी अपना आंसर लिख रहे हैं उसमें एज ए केस स्टडी या एज एन केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, ये शो करने के लिए कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है ना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है डायरेक्ट वुमेन पे। अब इसमें यह भी बताया गया है कि जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के डेमोग्राफिक क्या आते हैं। इंस्टाग्राम में ओनली 27.5% इंस्टाग्राम इन यूज़र आर वुमेन एंड 72.5% आर मैन। ये भी हम यूज कर सकते हैं शो करने के लिए कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मेंस की डोमिनेंस है और वुमेन कम है। अब लास्ट में आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने बोला है कि लीगल फ्रेमवर्क्स टू टैकल डीप फेक मस्ट बी सेंसिटिव
to the burden that women and other minorities bear to access the benefits of publicity. Their additional vulnerabilities and the incorrect presumed renunciation of their rights once they choose to commodify some aspect of their आइडेंटिटीज़ ऑनलाइन। अब ये बोलना चाह रही हैं कि जब भी कोई हम लॉ बनाए या कुछ भी इस तरह का सेफ गार्ड लेके आए तो वो सेफ जो लॉ है वो एक तो दोनों सेक्शन वुमेन और माइनॉरिटीज़ के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, प्लस अगर कोई भी इंडिविजुअल अपनी कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करके या वीडियो अपलोड करके उनको कमोडिटीफाई करना चाह रहा है, मतलब पैसे कमाना चाह रहा है, तो उस लॉ में प्रॉपर सेफ गार्ड होने चाहिए कि हम उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये था ये आर्टिकल। इसमें से हम ये वाली जो रिपोर्ट है वो ले सकते हैं, प्लस ये वाला जो है वो कंक्लूज़न की तरह यूज कर सकते हैं और हम इसको रिपोर्ट को अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब जो सेकंड न्यूज़ है वो है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017। अब इंडिया में जो पहले एनर्जी कंजर्वेशन जो बिल्डिंग कोड थे वो आए थे 2007 में। 2007 के बाद में 2017 में ये अपडेट किए गए जो कि सेकंड थे। अब ये वाले जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है इनको हम है ना GS3 के जो हमारा सिलेबस है अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट कर सकते हैं। इसको हम 2 SDG से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड SDG 11 दैट इज सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। और ये जो न्यूज़ है ना ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए भी है एंड मेंस के लिए भी है। प्रीलिम्स के लिए हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डाल लेते हैं, मेंस के लिए मैंने बता दिया है, जैसे कि हम अर्बनाइजेशन में इसका एग्जांपल दे सकते हैं और जो SDG है जहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है तब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है जो कि बिल्डिंग में एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। अब कुछ फैक्ट्स देखें तो इसका पहला फैक्ट है कि बिटवीन 25 to 50% ऑफ बिल्डिंग एनर्जी यूज़, ठीक है ये नहीं है, ओके ये है कि अप्लीकेबल टू कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी है, जैसे कि हॉस्पिटल, होटल्स, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीप्लेक्स, और जिनकी कनेक्टेड लोड है ना वो कितने से ज़्यादा होना चाहिए 100 किलोवाट से या फिर उससे ज़्यादा से होना चाहिए। और ये है ना प्राइमरली 6 कंपोनेंट्स को देखता है। वो 6 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं कि बिल्डिंग की डिज़ाइन क्या है, लाइटनिंग सिस्टम कैसा है, HVAC सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। अब ये चीज़ याद रखने वाली जो ज़्यादा है ये है कि ये बिल्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है ना ये बोथ बिल्डिंग टाइप ऑफ बिल्डिंग की न्यू बिल्डिंग भी हो या फिर रेट्रोफिटिंग या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में रेट्रोफिटिंग करनी हो, इन ये दोनों के लिए ही अप्लीकेबल होगा। ओके तो ये थी ये न्यूज़ जिसको हम अपने सस्टेनेबल या अर्बनाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट कर सकते हैं। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इस पैराग्राफ में यहाँ तक मेंशन है जो कि हम याद करके अब इसको प्रीलिम्स के हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि एयर पोल्यूशन और उसका अफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन पे। अब ये एयर पोल्यूशन तो साल भर दिल्ली में प्रॉब्लम रहता ही रहता है। अब इस आर्टिकल में न्यूज़ में इन्होंने ये बताया गया है कि कैसे ये एयर पोल्यूशन बच्चों की हेल्थ को इम्पेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है कि फोर्स्ड टू स्टे इंडोर, जैसे पोल्यूशन होगा तो बच्चों को अंदर फोर्स कर दिया जाता है कि अंदर ही रहो, बाहर मत खेलने जाओ। तो इस चीज़ के है ना देर आर 4 to 5 इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ। द फर्स्ट वन इज़ दैट देर इज़ लैक ऑफ मेंटल स्किल डेवलपमेंट। अगर बच्चा अंदर रहेगा तो उसका मेंटल स्किल, जैसे खेलेगा नहीं खेलेगा तो उसकी मेंटल स्किल डेवलपमेंट कम होगी। सेकेंड वन इज़ फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर वो फिजिकली इनएक्टिव रहेगा तो देर विल बी सम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बच्चों में हो सकते हैं। थर्ड इज़ फोमो दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये जैसे ये स्टोरी अगर आप पढ़ो
तो इसमें इस बच्चे की स्टोरी में ये बताया गया कि इसको अस्थमा की बीमारी है। अगर उसको अस्थमा है तो उसका मूवमेंट वैसे और ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने की वजह से ये अपने फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं सकता है, जिसकी वजह से इसमें फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इरिटेशन जैसी शिकायतें आ सकती है, या फिर इसका बिहेवियर है वो अग्रेसिव हो सकता है। बच्चों को बात बात पे गुस्सा आ जाए कि हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हो, हमें कुछ खेलने क्यों नहीं दे रहे हो। एंड द लास्ट वन इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड हियर, एंड द सेम थिंग इज़ written here that they may have obstructive airway diseases later in life, कि उनमें बच्चों में अगर ऐसे ही पोल्यूशन रहा तो और भी डिजीजेज आ सकती हैं। एंड पोल्यूशन इज़ ए मेजर कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। अब इन्होंने पोल्यूशन को हाइपरटेंशन से भी रिलेट कर दिया है कि हाइपर टेंशन भी हो सकता है। एंड देयर आर 3 स्टडी being published here. The first one says कि a 2023 research from the UK and China shows that long-term exposure to high level of air pollution was associated with increased risk of depression and anxiety. The second thing also says the same thing, that long-term exposure increases risk of development of depression later in life. And the third thing also says the same thing, that is asthma may lead to depression. तो ये जो 3-4 पॉइंट है ना, एयर पोल्यूशन कैसे मेंटल हेल्थ को इम्पेक्ट करता है, ये बच्चों के लिए ही नहीं है। अगर आप एडल्ट हो या फिर आप ओल्ड एज में हो तो भी ये चीज़ सेम की सेम हम ये जो स्टडी है ना, ये जो रिपोर्ट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं और हम कोट कर सकते हैं जो भी अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें शो करने के लिए कि कैसे जो एयर पोल्यूशन है वो हमारी हेल्थ को डिटोरिएट करता है और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो ये वाली जो न्यूज़ है हम इसको अपने GS 3 के सिलेबस से लिंक करके और पढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू दी फ्रीबीज, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि रेवड़ी कल्चर। अब जैसे ही न्यूज़ आते हैं तो हर कोई बोलता है हम आपको मोबाइल दे देंगे, हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो नाउ दी सच टाइप ऑफ प्रोमिजेज हाउ दे आर गोइंग टू इम्पेक्ट दी हेल्थ ऑफ आवर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ आवर कंट्री। अब इसमें यही चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे अगर फ्री भी ज़्यादा बांटोगे ना तो इससे क्या होता है, डिक्रीज इज़ फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। इसका प्राइम एग्जांपल है कि जब कोविड था तब हमारा हेल्थ बजट था वो इंक्रीज़ हुआ। जैसे जैसे कोविड गया है इन अपकमिंग 2 to 3 ईयर्स हमारा जो हेल्थ बजट है ना वो वापस कम होने लग गया है। और इसका एक रीज़न जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट अब फ्रीबीज देने लग गई है, पॉपुलिस्ट स्कीम आने लग गई है कि हम आपको 10,000 रुपये ओल्ड को पेंशन देंगे, फ्री फूड देंगे हम आपको। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है कि हम है ना सारे वुमेन को मोबाइल दे देंगे, सब्सिडाइज LPG दे देंगे। अब नाउ सब्सिडाइज LPG देंगे, डेफिनेटली दिस थिंग इज़ गोइंग टू हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेकिन इसका जो फाइनेंशियल जो हेल्थ है स्टेट की वो भी तो डिटेरिएट होगी ही। और इसका प्राइम एग्जांपल हम राजस्थान ही दे सकते हैं। राजस्थान का स्टेट टू GDP जो डेट रेशियो है वो वन ऑफ दी हाईएस्ट है, फिर भी गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के चक्कर में फ्री में बांट रही है। इसका एक ये भी होता है कि जो टैक्स पेयर की मनी है वो बर्बाद होगी, प्लस अभी जो करंट हमारे मदर फादर की जनरेशन है वो जो टैक्स पे कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जब फ्यूचर में हम जो टैक्स पे करेंगे ना तो ये जो गवर्नमेंट है आज जो लोन लेगी वो उन्हें 10 से 15 साल बाद में पे करना होगा। तो उसका जो बर्डन आएगा वो हमारे ऊपर आएगा, जो फ्यूचर जनरेशन है ना उनके ऊपर जो टैक्स का बर्डन है ना वो आ जाएगा। प्लस एक स्टडी एनालिसिस ये भी किया गया है कि अगर आप लोगों को सब कुछ फ्री में ही दोगे, लाइक यू आर गिविंग देम फूड, आप उनको फ्री में दे रहे हो, आप उनको मोबाइल भी फ्री दे रहे हो, फूड आपने उनको दे दिया, मोबाइल आपने उनको दे दिया, आप उनको पेंशन भी दे रहे हो, तो ये उन लोगों को प्रमोट करता है कि वो कोई भी काम न करे, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेशन डिक्रीज़ करता है। अगर ऐसा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो बढ़ने लग जाएगी, लोग गवर्नमेंट पे
और से ज़्यादा डिपेंड होने लग जाएंगे। अगर डिपेंड होंगे तो फिर गवर्नमेंट को ये जो हमने पहले बात की थी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में फिर से गवर्नमेंट को अपना जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, और ये जो फ्रीबीज वाला कल्चर है ये और से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ थी फ्रीबीज के बारे में, जिसको हम अपने GS2 के सिलेबस से लिंक कर सकते हैं। डेफिनेटली देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीबीज, लेकिन ये एक लिमिट तक ही अच्छा है, ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। जब इसको हम हर सेक्शन के लिए बढ़ा देंगे कि वुमेन को भी दे रहे हैं, एल्डर्स को भी दे रहे हैं, मैन को भी दे रहे हैं, चिल्ड्रन को भी दे रहे हैं, तो फिर ये एक वो डिजीज़ की तरह वर्क करने लग जाता है, जो कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को ही इम्पेक्ट करता है। अब जो लास्ट वन है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू सम पोल बाउंड स्टेट्स की जो रिपोर्ट आई थी ना, वो ये जो मैंने खुद के नोट से उठाई है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो PSR लेजिस्लेटिव रिसर्च है, उन्होंने जो इलेक्शन में जिन स्टेट्स में इलेक्शन है ना उनका रिसर्च किया, उन लोग स्टेट्स में गए और उन्होंने पाया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है ना वो ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर कितने टाइम के लिए मिलती हैं। तो उन्होंने पाया कि राजस्थान असेंबली सिर्फ 29 दिन मिली, तेलंगाना सिर्फ 15 दिन मिली, और MP सिर्फ 16 ही दिन मिले हैं, और 48% ऑफ द जो बिल है ना वर कंसिडर्ड एंड पास्ड ऑन द सेम डे। एग्जाम्पल इसका क्या दे सकते हैं हम, छत्तीसगढ़ असेंबली में 14 बिल पास कर दिए इन ए सिंगल आवर सीटिंग। अब ये अगर ऐसा कल्चर चलेगा, ऐसा होगा, तो क्या होगा कि जो डेमोक्रेटिक रूल है ना, जहाँ के कि हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वगैरह होते हैं कि डिबेट एंड डिस्कशन, वो यहाँ पे कम हो गई। डिबेट एंड डिस्कशन कम हो गई तो गवर्नमेंट ने जो भी लिखा वो का वो पास हो गया, न उसकी कोई स्क्रूटनी हुई। तो ये जो है क्वालिटी जो पार्लियामेंट की या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव की एफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज़ कर देता है। ओके। और सेकंड थिंग इन्होंने सेम चीज़ पाई कि ऑर्डिनेंस वर इशूड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस, कि गवर्नमेंट क्योंकि मिल तो रही नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें लो, बट दे वांट टू मेक द लॉ, तो लॉ बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड यूजिंग द ऑर्डिनेंस रूट। और जब ऑर्डिनेंस इन्होंने यूज़ कर दिए तो फिर से द सेम थिंग इज़ हैपनिंग। यहाँ पे जो अपोजिशन है उसका रोल डिक्लाइन हो गया है। ये ऑर्डिनेंस अब जैसे जैसे आप ऑर्डिनेंस निकालते जाओगे, फिर जब इनको पास करवाने की बारी आती है तब गवर्नमेंट इनको पास नहीं करवाती है, तो दे आर काइंड ऑफ डूइंग क्या, डिक्टेटरशिप जैसी कुछ चीज़ें करने लगे कि हमारे मन में आया हमने ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस से जो हमने अपने काम करने थे वो काम कर लिए, जब असेंबली में आए तो हमने ऑर्डिनेंस लैप्स होने दिया, हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो काम हो हमने कर दिए हैं वो तो अनडू किए ही नहीं जा सकते। तो इसका भी एग्जांपल क्या है, MP में 39, तेलंगाना में 14 और राजस्थान में 13। ये जो स्टडी है ना, ये जो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। क्यों हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने चाहिए, क्योंकि हर साल कोई ना कोई असेंबली में अभी लोकसभा इलेक्शन है, उसके बाद में कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन होंगे, तो ऐसा होता है तो जो एफिशिएंसी है ना लेजिस्लेशन की, असेंबली की, वो कम हो जाती है और इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती हैं कि असेंबली कम मिल रही है या ऑर्डिनेंस ज़्यादा इशू कर रहे हैं। ये है ना, ये जो जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस वेलफेयर, ये मैं खुद से न्यूज़पेपर से नोट्स बनाता हूँ। तो मैं एक वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे मैं जो न्यूज़ है उनको पिकअप करता हूँ, उनके नोट्स बनाता हूँ और इनको कैसे मैं आंसर राइटिंग में यूज़ करता हूँ। इस वीडियो के लिए तो इतना ही। थैंक यू।